कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी जैसे संघर्ष ही करते रहते हैं। हाँ, और हम अक्सर सुन लेते हैं, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी है, या वो सही वक्त पर सही जगह था। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो कहती है कि शायद किस्मत उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती। हाँ, जितनी हमारी अपनी सोच निभाती है। सही। और इस सोच को दुनिया भर में फेमस करने का क्रेडिट जाता है नेपोलियन हिल को। उनकी वो क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पन्ने नहीं है, ये तो एक पूरा दर्शन है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदली है। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है आज, वो इसी किताब के मुख्य विचारों का निचोड़ है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हिल के इस मूल मंत्र को समझें कि कैसे हमारी सोच, हमारे विचार सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि समृद्धि को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि हिल की बातें कोई हवा हवाई नहीं थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 25 साल लगाए। 25 साल। हाँ, और 500 से ज्यादा उस जमाने के सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च की। इनमें थॉमस एडिसन थे, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, मतलब बड़े बड़े नाम शामिल थे। वो जानना चाहते थे कि इन सब में कॉमन क्या है ना? एग्जैक्टली। क्या चीज इन्हें सफल बनाती है? और उनका जो निष्कर्ष निकला वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि ये जो अपार सफलता है उसका राज किसी फैंसी डिग्री में नहीं है या सिर्फ अच्छी किस्मत में नहीं है, नहीं, बल्कि एक खास तरह की मानसिकता में है, एक खास तरह के सोचने के तरीके में। उनका एक कथन है जो इस पूरी सोच का निचोड़ है एक तरह से। हाँ, उनका वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जिसका हिंदी में सीधा सा मतलब है, जिस चीज की कल्पना हमारा मन कर सकता है और जिस पर वो पूरी तरह यकीन कर सकता है, उसे वो हकीकत में हासिल भी कर सकता है। सुनने में ये बड़ा सिंपल लगता है, पर इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है। बिल्कुल गहरा। लेकिन यहीं पर असल चुनौती शुरू होती है ना? हम सब सपने तो देखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ, चाहते तो हैं। पर जैसे ही पहला कदम उठाने की बात आती है, शक घेर लेता है, डर आ जाता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? ये मेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये सवाल ये हमें रोक देते हैं एकदम। और यहीं पर नेपोलियन हिल के सिद्धांत काम आते हैं। बिल्कुल, वो हमें सिखाते हैं कि कैसे इन अंदरूनी रुकावटों को पार करें, कैसे अपनी सोच को इस तरह ढालें कि वो सफलता को अपनी ओर खींचे। एक तरह से अपने मन को सफलता के लिए ट्रेन करना। हाँ, ट्रेन करना, बिल्कुल सही। हिल ने कामयाबी के लिए 6 मुख्य स्तंभ बताए हैं। आज हम इन्हीं 6 सिद्धांतों पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। ठीक है। ये हैं, पहला इच्छा यानी डिजायर, दूसरा विश्वास फेथ, तीसरा आत्म सुझाव ऑटो सजेशन, चौथा विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पांचवा दृढ़ता परसिस्टेंस, और छठा मास्टरमाइंड यानी मास्टरमाइंड। तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। इच्छा डिजायर। हिल के अनुसार ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है, काश ऐसा हो जाता वाली फीलिंग नहीं। ये एक जलती हुई चाहत होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर। इतनी तेज, इतनी प्रबल कि वो आपके ख्यालों पर हावी हो जाए, आपकी नींद उड़ा दे। हिल का मानना था कि हर बड़ी मानवीय उपलब्धि के पीछे यही धधकती हुई इच्छा शक्ति होती है। और जब ये इच्छा सच्ची और तीव्र होती है तो वो मुश्किलों के बीच भी अपना रास्ता बना ही लेती है। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि हिल जलती हुई चाहत पर इतना जोर क्यों देती हैं। देखिए, साधारण इच्छा तो हम सब करते हैं, अच्छी नौकरी चाहिए, ज्यादा पैसा हो, बढ़िया घर हो। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन बर्निंग डिजायर इससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की अटूट प्रतिबद्धता है, एक अनशेकेबल कमिटमेंट। प्रतिबद्धता? हाँ, जब आपकी इच्छा इतनी तेज होती है तो आपका लक्ष्य एकदम साफ हो जाता है, आप टालमटोल नहीं करते। ये जुनून आपको मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एनर्जी देता है। ये सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य के साथ एक हो जाना है। बिल्कुल, उसके साथ एकाकार हो जाना। ये बात सोचने वाली है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उस सपने के लिए एक जुनून होना जरूरी है। लेकिन कई बार लोगों में शुरुआत में शायद उतनी तीव्र इच्छा न हो। क्या इसे वक्त के साथ डेवलप किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और हिल का मानना था कि हाँ, इसे विकसित किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? इसकी शुरुआत होती है अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ तय करने से।
आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। फिर उस लक्ष्य के बारे में लगातार सोचना, उसके फायदे महसूस करना, उसे हासिल करने की कल्पना करना, ये सब धीरे धीरे उस साधारण सी इच्छा को एक बर्निंग डिजायर में बदल सकते हैं। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। हाँ, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें समय और कोशिश लगती है। अच्छा, तो इच्छा की नींव रखने के बाद हिल हमें दूसरे सिद्धांत पर लाते हैं, विश्वास, फेथ। वो कहते हैं कि शक या संदेह ये हमारी क्षमता के सबसे बड़े दुश्मन है। बिल्कुल। शक एक मानसिक जहर जैसा है। वो हमारी एनर्जी सोख लेता है और हमें जैसे पंगु बना देता है। वही दूसरी तरफ विश्वास एक बहुत शक्तिशाली उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। हिल इसे एनर्जी मल्टीप्लायर कहती थी। एनर्जी मल्टीप्लायर? हाँ, ये हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। जब हमें खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास होता है तो हमारा रवैया बदल जाता है, हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। हम ज्यादा साहसी फैसले ले पाते हैं। बिल्कुल। हिल का सुझाव था कि अपने दिमाग को लगातार सकारात्मक पुष्टि, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन से भरो। खुद को बार बार यकीन दिलाओ कि तुम ये कर सकते हो। पर क्या सिर्फ दोहराने भर से विश्वास पैदा हो जाता है? कई बार ये थोड़ा, क्या कहते हैं, सतही नहीं लगता। ये एक आम शंका है और वाजिब भी है। देखिए, हिल सिर्फ रटने की बात नहीं कर रही थी, वो इसे जोड़ती हैं आत्म प्रभावकारिता से, सेल्फ एफिकेसी से। सेल्फ एफिकेसी ये क्या है? ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का अपनी क्षमताओं पर विश्वास कि वो कोई खास काम सफलतापूर्वक कर सकता है। अच्छा। तो सकारात्मक पुष्टि तब ज्यादा असरदार होती है जब वो सिर्फ शब्द ना हो, बल्कि उनके पीछे भावना हो, और साथ ही वो हमारे छोटे छोटे सफल कदमों से सपोर्टेड हो। मतलब एक्शन भी जरूरी है। हाँ, जैसे जैसे आप छोटे लक्ष्य हासिल करते जाते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है और ये पुष्टि उस बढ़ते विश्वास को और मजबूत करती है। ये एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। समझ गया। तो विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारे एक्शन लेने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यानी विश्वास कर्म से उपजता है और कर्म को प्रेरित करता है। ये दिलचस्प है। अब अगर इच्छा है और उस पर विश्वास भी है, तो हिल कहते हैं कि अगला कदम है उसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक उतारना। इसके लिए वो तीसरा सिद्धांत बताते हैं, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। ये शब्द सुनने में थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। हाँ, लगता है, पर हिल इसे एक बहुत ही व्यवहारिक तकनीक की तरह समझाती हैं। ये असल में अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का एक तरीका है। माइंड रीप्रोग्रामिंग। माइंड रीप्रोग्रामिंग। हाँ। इसका मूल विचार है अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के जरिए अपने अवचेतन मन को निर्देश देना। अच्छा। अवचेतन मन जो है वो तर्क नहीं करता, वो बस सुझावों को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार हमारे व्यवहार, हमारी आदतों को ढालने लगता है। तो ये काम कैसे करता है? क्या सिर्फ अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना होता है? दोहराना एक हिस्सा है, पर हिल इसमें दो चीजें और जोड़ती हैं, भावना, इमोशन, और कल्पना, विजुअलाइजेशन। भावना और कल्पना। हाँ, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य को दोहराना नहीं है, बल्कि उसे हासिल करने की जो तीव्र भावना है उसे महसूस करना है। महसूस करना है। कल्पना करनी है कि आप उसे पा चुके हैं और उस सफलता से जुड़ी खुशी, वो संतुष्टि, उसे अनुभव करना है। हिल सलाह देते हैं कि इसे रोजाना करें, खासकर सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को मोटिवेट करने का तरीका है या इसका कोई गहरा असर भी होता है? कहीं ये प्लेसीबो इफेक्ट जैसा तो नहीं? प्लेसीबो इफेक्ट का भी इसमें रोल हो सकता है, पर हिल का मानना था कि ये उससे ज्यादा है, और आज न्यूरोसाइंस भी इस बात को समझने लगी है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी विचार को बार बार भावना के साथ सोचते और महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। न्यूरल पाथवे? हाँ, दिमाग के रास्ते। हमारा दिमाग उस विचार को एक वास्तविक अनुभव की तरह प्रोसेस करने लगता है। धीरे धीरे ये हमारे अवचेतन को इस तरह प्रोग्राम कर देता है कि हमारे फैसले और एक्शन अनजाने में ही उस लक्ष्य की दिशा में जाने लगते हैं। वाह! तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वाकई में हमारे दिमाग को सफलता के लिए ट्यून करने की एक ट्रेनिंग है। ये विचारों को हकीकत में बदलने वाला पुल है। वाह! मतलब हम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। चलिए अब चौथे सिद्धांत पर आते हैं, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
हिल कहते हैं कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। बिल्कुल। आज के जमाने में तो जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर जानकारी का समंदर है। सही कहा। लेकिन हिल ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, आपको रोजमर्रा की जिंदगी जीने में मदद कर सकता है, पर बड़ी सफलता या पैसा कमाने के लिए आपको अपने चुने हुए फील्ड में विशेष ज्ञान की जरूरत होगी। ऐसा ज्ञान जो आपको दूसरों से अलग करे। हाँ। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो हिल कहते हैं वो है उस ज्ञान का इस्तेमाल, इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली। जानना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। बहुत से लोग डिग्रियां लेते हैं, कोर्स करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पर उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते। यहीं पर निष्क्रिय सीखना, पैसिव लर्निंग, और सक्रिय अनुप्रयोग, एक्टिव एप्लीकेशन का फर्क आता है। अच्छा। जानकारी इकट्ठा करना निष्क्रिय सीखना है, लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई समस्या हल करना, कुछ नया बनाना या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये सक्रिय अनुप्रयोग है। हिल का साफ मानना था कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइज किया जाए और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। असली पावर उसके व्यवहारिक उपयोग में है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ये कैसे तय करें कि कौन सा ज्ञान विशेष है और उसे लागू कैसे करें? इसका जवाब आपके बर्निंग डिजायर, यानी आपके स्पष्ट लक्ष्य से जुड़ा है। अच्छा, लक्ष्य से? हाँ, आपको वो ज्ञान हासिल करना है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सीधे तौर पर मदद करे। और सिर्फ ज्ञान इकट्ठा ना करें, बल्कि सीखते ही उसे छोटे छोटे कदमों में लागू करना शुरू करें। सीखते ही लागू करना? हाँ, सीखो करो का चक्र अपनाएं। लर्न डू। यही तरीका ज्ञान को अनुभव और फिर विशेषज्ञता में बदलता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अब आते हैं 5वें सिद्धांत पर, जो शायद सुनने में सबसे सीधा है लेकिन अमल में लाने में सबसे मुश्किल। दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, दृढ़ता यानी लगे रहना, हार ना मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हिल ने अपने अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात पाई थी। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से बस चंद कदम पहले ही हार मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। उन्होंने कहा कि असफलता अक्सर प्रतिभा की कमी से नहीं आती, बल्कि दृढ़ता की कमी से आती है। बिल्कुल। उनका वो मशहूर कथन है, सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर क्विट। सफलता उन्हें मिलती है जो कभी मैदान नहीं छोड़ते। सुनने में कितना आसान लगता है। लगता तो है, लेकिन जब लगातार असफलता मिलती है, लोग आलोचना करते हैं, नतीजे नहीं दिखते, तब टिके रहना पहाड़ जैसा मुश्किल हो जाता है। हिल का संदेश था, हार मानना ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। आज के दौर में हम इसे लचीलापन कहते हैं, रेजिलियंस, यानी झटकों और नाकामयाबियों से उभरकर, उनसे सीखकर और मजबूती से वापसी करने की क्षमता। हिल का दृष्टिकोण ये था कि जिसे हम हार या असफलता कहते हैं, वो असल में अस्थायी हार है। टेम्पररी डिफीट। अस्थायी हार। हाँ। और हर हार अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। बस शर्त ये है कि हम उससे सीखने को तैयार हों। दृढ़ता ही है जो इच्छा शक्ति को परिणाम में बदलती है। ये इच्छा और उपलब्धि के बीच का पुल है। लेकिन मन में सवाल आता है कि लगातार नाकामी झेलते हुए खुद को कैसे प्रेरित रखें? हिल ने इसके लिए कोई तरीका सुझाया? हाँ, हिल ने दृढ़ता बनाए रखने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके बताए। पहला, आपकी इच्छा, डिजायर बहुत तीव्र होनी चाहिए, वही आपको ईंधन देगी। ठीक है। दूसरा, एक स्पष्ट योजना, एक प्लान का होना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि अगला कदम क्या है। तीसरा, नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाना। और चौथा, जो अगले सिद्धांत से जुड़ा है, एक मास्टरमाइंड समूह का सहयोग लेना। मास्टरमाइंड? हाँ, जो आपको प्रोत्साहित करे और आपको जवाबदेह भी बनाए रखे। और यही हमें छठे और अंतिम सिद्धांत पर लाता है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ये एक बहुत ही अनूठा और शक्तिशाली विचार है। हिल का मानना था कि अकेले शिखर पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। एकदम सही। मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह सामंजस्य, हार्मनी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके एकजुट दिमागों से एक अदृश्य तीसरी शक्ति पैदा होती है, एक तरह की सिनर्जी। ये शक्ति हर व्यक्ति की अकेली दिमागी शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। इसी को हिल ने मास्टरमाइंड कहा। हाँ। उन्होंने बैटरी का उदाहरण दिया था, है ना? एक अकेली बैटरी शायद एक छोटा बल्ब जला दे, हाँ।
पर कई बैटरियों को सही तरह से जोड़ने पर वो एक कार स्टार्ट कर सकती हैं। इसी तरह इंसान अकेले सीमित हो सकता है, पर सही लोगों के साथ मिलकर वो असाधारण काम कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए सोच समझकर अपना दायरा, अपना सर्कल बनाना बहुत अहम है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि मास्टरमाइंड सिर्फ अच्छे दोस्त बनाना या नेटवर्किंग करना नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और स्ट्रक्चर्ड है। ये एक सक्रिय सहयोग है, एक्टिव कोलैबोरेशन, जहां सदस्य एक दूसरे के लक्ष्यों के प्रति कमिटेड होते हैं, अपना ज्ञान, अनुभव, कॉन्टैक्ट्स बिना झिझक शेयर करते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं और मिलकर समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ये विचारों का तालमेल है, सिनर्जी। हाँ, सिनर्जी, जो अकेले काम करने से हासिल नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा ग्रुप बनाना और चलाना आसान तो नहीं होगा। सही लोग कहाँ मिलेंगे? और क्या इसमें यह खतरा नहीं कि सब एक जैसा सोचने लगे, जिसे ग्रुप थिंक कहते हैं? ये वैलिड चिंता है। सही लोगों को ढूंढने के लिए आपको ऐसे व्यक्तियों की तलाश करनी होगी जिनके मूल्य आपसे मिलते हों, जिनके लक्ष्य आपके पूरक हों और जो पॉजिटिव और सहयोग की भावना रखते हों। शुरुआत छोटे स्तर पर की जा सकती है। रही बात ग्रुप थिंक की, तो एक अच्छे मास्टरमाइंड ग्रुप में आपसी सम्मान के साथ साथ खुलकर अलग राय रखने की भी आज़ादी होनी चाहिए। अलग राय रखने की आज़ादी? हाँ, विविधता, डाइवर्सिटी, विचारों की, अनुभवों की ग्रुप को ज्यादा मजबूत बनाती है। नियमित स्ट्रक्चर्ड बैठकें और स्पष्ट उद्देश्य भी ग्रुप को असरदार बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये थे नेपोलियन हिल के सफलता के 6 स्तंभ। एक धधकती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, आत्म सुझाव से मन की प्रोग्रामिंग, विशेष ज्ञान का सही इस्तेमाल, हार न मानने वाली दृढ़ता और मास्टरमाइंड समूह की सामूहिक शक्ति। इन सबका सार यही निकलता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चलता है। बिल्कुल, हमारी सोच ही हमारी हकीकत तय करती है। हिल का पूरा दर्शन इसी नींव पर खड़ा है कि हम अपने विचारों के स्वामी बन सकते हैं। और जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं और इन सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं, तो हम उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिन्हें हम सचमुच चाहते हैं। और ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? हाँ, शायद आज की इस जटिल दुनिया में और भी ज्यादा। सही कहा। जैसा हिल ने बार बार जोर दिया, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। हर उपलब्धि की शुरुआत एक इच्छा से होती है। अक्सर हमारे सपने छोटे नहीं होते, हमारी सोच उन्हें छोटा बना देती है। हम खुद पर सीमाएं लगा लेते हैं। और इन सिद्धांतों को जानना एक बात है और इन्हें जीना बिल्कुल दूसरी। हाँ, ये सच है। असली बदलाव तब आता है जब ये सिर्फ जानकारी न रहकर हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज से ये कोशिश की जा सकती है कि अपने शक को नहीं, अपने सपनों को सींचे, उन्हें अपनी ऊर्जा दें। बिल्कुल। क्योंकि नेपोलियन हिल के शब्दों में सोचने वाला ही अमीर बनता है। और यहाँ अमीर का मतलब सिर्फ दौलत से नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में समृद्धि, संतुष्टि और सफलता से है। हाँ, ये वाकई एक परिवर्तनकारी नजरिया हो सकता है ही। और जैसा कि हमारा रिवाज है, जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकें। अगर हिल सही है कि हमारी हकीकत काफी हद तक हमारी सोच से बनती है, तो आज आपके मन में वो कौन सा एक सीमित करने वाला विचार या विश्वास है जिसे बदलकर आप अपने लिए एक नई संभावना का दरवाजा खोल सकते हैं? सोचिए। हाँ, सोचिए। अगर आपके विचार ही आपकी सीमाएं बनाते हैं, तो उन सीमाओं को तोड़ने के लिए आज, अभी आप पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं?